मैंने एक बात महसूस की है कम्युनिकेशन में कि जो भारतीयों के पास कम्युनिकेशन है, क्योंकि भारत बात करने वाला देश है। गांव में जो रईस आदमी है उसकी इज्जत तो है ही, लेकिन गांव में जो मस्खरा है, जो बहुत मजाक करता है, उसकी सब ज्यादा इज्जत है, उसकी सब ज्यादा डिमांड है। हर शादी में लोग वेट करते रहते हैं, सेठ जी आए ना आए, रामफल जरूर आ जाए, वो मजा करेगा थोड़ा सा यार, वो थोड़ा ठहाका उठाएगा, कुछ बातचीत करेगा। तो मैंने 2002 में पहला शो किया NIT दिल्ली में, जो अब यूनिवर्सिटी बना दी हमारी सरकार ने, जिस पॉलिटिकल पार्टी में मैं काम करता हूं। और इन 4000 शो में एक भी शो ऐसा नहीं है जिसमें मुझे पेमेंट ना मिला हो। वही अकेला शो था जिसमें मुझे पेमेंट नहीं मिला, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। 2002 का एक क्लिप है जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, जिसकी वजह से मुझे गूगल ने बुलाया, जिसकी वजह से स्टैनफोर्ड ने बुलाया कि हिंदी इतनी पहुंची कैसे। वो अकेला शो है। तो मुझे लगता है डेस्टिनी जब डिजाइन करती है आपको, तो आपके हिसाब से डिजाइन करती है। उस प्रोग्राम में इतना हुआ था कि उसमें 5 पोइट्स बुक थे और 38,000 का टोटल बजट था 5 कवियों का। 8,000 रुपये मेरा बजट था, 30,000 रुपये बाकी पोइट्स का बजट था। जब मैं कैंपस में पहुंचा तो जो कन्वीनर लड़का था उसने मुझसे कहा कि भैया बाकी सबका तो पेमेंट तैयार हो गया, आपका नहीं हो पाया, जो कि स्पॉन्सर कम पड़ गए। तो मुझको पोइट्स ने कहा कि आपको मंच पे नहीं जाना चाहिए, ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, आपका पैसा नहीं दे रहे। मैंने कहा ये मुझे ही तो पता है पैसा नहीं दे रहे, जनता को थोड़ी पता है पैसा नहीं दे रहे। वो तो यही सोचेगी कवि आया है तालियां बजाएगी। जनता ने खूब तालियां बजाई, अच्छे से सुना, वो कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। यूट्यूब नया नया आया था, यूट्यूब पर वो डाल दिया गया। ऑकवर्ड का ज़माना था, वो लाइक फायर एकदम फैल गया। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में बातचीत शुरू हुई। फिर मैंने ये तय किया कि स्टैंडिंग माइक पर मत बोलिए। अगर 5000 आदमी आपको सुन रहे हैं और आप एक बीच में खड़े हुए माइक के ऊपर बोल रहे हैं, तो 5000 आदमी की कम्युनिकेशन थ्योरीज को पता है कि ये यहीं खड़ा है। तो बीच में वो SMS भी देख लेगा, लड़की की तरफ भी घूर लेगा, जाने का टाइम भी देखेगा, घड़ी भी देख लेगा और सोचेगा ये तो खड़ा ही है, ये कहाँ जा रहा है। और अगर आप घूमते रहें एक कॉर्डलेस माइक के साथ, तो उसकी आईज आपके साथ साथ घूमती रहेंगी। ये कम्युनिकेशन की एक छोटी सी सोच मैंने लागू की इसमें, और बड़ी कामयाब रही, बड़ा अच्छा रहा। एक चीज और मैंने इसमें लागू की, वो ये थी कि जनरली जो बोलने वाला होता है उससे आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा बोलेगा। जैसे बड़ी छोटी सी ये महफिल है, यहां जितने भी लोग हैं जिन्होंने सुना होगा कुमार विश्वास आ रहा है, आम आदमी पार्टी का लीडर है, पोइट भी है, उन्होंने 2 बातें सोची होंगी कि या तो ये पोइट्री की बात करेगा या पॉलिटिक्स की बात करेगा। लेकिन मैंने आकर तीसरी तरह की बात शुरू कर दी, तो आप लोग फंसे, आपने तालियां बजाई, आप खुश हुए। ये क्या है कि जो टिपिकल कम्युनिकेशन असेसमेंट्स हैं उनको आप तोड़ दीजिए सामने वाले के। जैसे वो आपको सोचे कि आप कवि हैं, आप प्यार के कवि हैं, आप श्रृंगार के कवि हैं, रोमांस के कवि हैं, तो वो सोचेगा कि ये तो मुझे मजाक की कोई बात ही नहीं करेगा। आप मजाक की बात कर दीजिए अचानक बोलते बोलते, तो वो हंसेगा। फिर उसे लगेगा हंसी की बात शुरू हुई। फिर अचानक आप नेशनलिटी की बात कहीं से ले आए तो वो गंभीर हो गया। फिर नेशनलिटी की बात में आपने रोमांस की बात कह दी तो वो अपने रोमांटिक डेज में चला गया। 5-7 स्ट्राइक के बाद वो अपने माइंड को रेस्ट दे देता है। वो कहता है तू मत सोच, अब ये जैसे कर रहा है वैसे करेंगे, अपन तो ताली बजाएंगे, हा हा करेंगे, जैसे ये करेगा वैसे करेंगे, और पूरी महफिल आपसे इंट्यून हो जाती है। इसीलिए अगर आपने YouTube परफॉर्मेंसेस देखे हो या कुछ लोगों ने लाइव देखे हो, तो वो थोड़ी देर बाद 10 या 15 मिनट बाद वो महफिल अपने आप में नहीं रहती, वो मेरे साथ साथ चलती है। तो ये नई कम्युनिकेशन थ्योरीज थी, जैसा ऋतु ने कहा कि मैं अपने बारे में बताऊं। उसके बाद 2010 तक मेरा जो खुद का काम था, पोइट्री पढ़ना, ये सब बड़ा स्टैग्नेट हो गया था। मतलब इसमें एक बड़ा सैचुरेशन आ गया था, क्योंकि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि कवि को 5 लाख रुपए भी दिए जा सकते हैं। बट ठीक है भाई, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 5 लाख किस बात के भाई, कविता ही तो सुनानी है। उनका ऐसा मानना होता था। मेरा मानना ऐसा होता था कि बिहार का एक लोकगीत है, फोक सॉन्ग, मैं आई हूं दिल्ली बिहार लूटने, उसको गाया किसी और ने, वो फिल्माया, शिल्पा शेट्टी पे गया और उस पर नाच रही है संभावना सेठ, और वो 8 लाख लेके जा रही हैं। तो मैंने तो अपनी जिंदगी गला के शायरी लिखी है, मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, मुझे ज़्यादा दाद मिलनी चाहिए, मुझे ज़्यादा रेपुटेशन मिलनी चाहिए। इसकी लड़ाई मेरी अपनी थी। तो 2010 के आसपास फिर मेरे बचपन के कुछ दोस्त थे, एक 2006 से दोस्त था, एक पहली क्लास से दोस्त था। उन लोगों ने मुझे कहा कि एक एंटी करप्शन मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, कॉमनवेल्थ में बहुत लुट रहा है देश, बड़ी बेइज्जती हो रही है, और तुम यूथ में बड़े पॉपुलर हो, तुम जरा जनता को लेके आओ। उन दोनों दोस्तों ने मुझसे 1 हफ्ता मांगा था। मुझे क्या पता था कि वो हफ्ता वसूल करने वाले थे, हफ्ता लेने वाले नहीं थे। वो हफ्ता आज तक खत्म नहीं हुआ, आज तक चल रहा है, वो हफ्ता पूरा ही नहीं हुआ। उस 1 हफ्ते के बाद आंदोलन बढ़ता चला गया, और उसके बाद का सारा पार्ट एक हिस्ट्री है। मैंने पिछले इतने सालों में एक्यूट डाउनफॉल और एक्यूट उपलब्धियां दोनों देखी हैं। मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है अपने पॉलिटिकल कैरियर में भी।
अपने प्रोफेशनल करियर में भी, पर्सनल लाइफ में भी मैंने ऐसा वक्त देखा है जब ऐसा लगता है कि यहां से आगे दरवाजे बंद हो गए। मैं अमेठी चुनाव लड़ने के लिए गया था, मेरी पार्टी ने मुझे भेजा और मेरा लक्ष्य जीतना हारना तो होता ही है, हर आदमी चाहता है जीतूं। मेरा लक्ष्य केवल ये था कि भगवान ना करे ये आदमी कभी देश का प्रधानमंत्री बना तो क्या हालत होगी। तो मेरा पूरा लक्ष्य ये था कि किसी प्रकार इसको वो फॉर्म करूं जो मैं कहता था। उनका वो नाम मेरा ही रखा हुआ था जो आजकल मार्केट में बहुत घूमता है। पहली बार मैंने उनको वो शब्द से बोला था एक टीवी शो में, और मैंने वहां जो फार्स था अमेठी का उसको बाहर लाने की कोशिश की। 5 महीने चुनाव लड़ा मैं, और 5 महीने चुनाव लड़ने के बाद मेरी जमानत जब्त हो गई। मैं हार गया, वो फिर जीत गया, क्योंकि बीच में तीसरा एक पक्ष पहुंच गया जो कभी नहीं लड़ता था, वो चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए भाजपा वाले, उसे बचाने के लिए ताकि वो बच जाए। उनकी आपस की डील थी, जो बनारस को लेकर उनकी डील हुई थी। तो ये एक ऐसा वक्त था तो लोगों को लगता था अब ये खत्म, अब ये कुछ नहीं कर सकते, अब ये बिल्कुल जीरो हैं। यहां तक कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि हो गई राजनीति, अब अपना काम जो था उसी को दोबारा करो, पोइट्री का काम करो, यही करो। लेकिन उससे आगे बढ़े, और हिंदुस्तान में जिस आदमी को चाणक्य माना जा रहा था, जिनको यह कहा जा रहा था कि इन्होंने 42 चुनाव लड़ाए और आज तक एक चुनाव नहीं हारे, इनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ता है वो जीतता ही है, वो दिल्ली में पूरी फौज लिए बैठे रहे और हम 2 या 3 लोग थे। रैली तो केवल 2 ही लोग करते थे, अरविंद करते थे और मैं करता था। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तब आपने देखा कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा मैंडेट आया, 67-3 से चुनाव हम लोग जीते। तो हमने ये समय भी देखा जब पूरी दुनिया में रिसर्च की बातें होने लगी, हार्वर्ड में रिसर्च होने लगी कि कैसे जीते, कम्युनिकेशन थ्योरीज क्या थी। इससे मैंने एक बात सीखी, सफलता के कई बाप होते हैं और असफलता की कोई मां नहीं होती। अगर आप असफल होते हैं तो कोई कंधा नहीं होता जो आपको सहारा दे, और अगर आप सफल होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी सफलता में शेयर करते हैं, जो बताना चाहते हैं कि हम भी थे। हमारा जो मध्यम वर्गीय भारतीय एंटरप्रेन्योर है उसको केवल इस समय एक चीज की जरूरत है, इंडियन मासेस उसको बहुत सपोर्ट कर रही हैं। आप जब भी कुछ इनोवेटिव करते हो आप ये नहीं कह सकते कि देश आपका साथ नहीं देता, जनता आपका बहुत साथ देती है। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ब्यूरोक्रेसी में, और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है पॉलिटिकल मैंडेट की। एक पॉलिटिकल विल नहीं है। इसलिए दिल्ली में जब छोटा सा प्रयोग सरकार का किया हम लोगों ने, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 2-3 चीजें हमने करके देखी। जैसे इंटरटेनमेंट के, अगर लोग यहां बैठे हो, मैं इंटरटेनमेंट का आदमी हूं, इंटरटेनमेंट में अगर दिल्ली में आप एक शो करते थे तो आपको 27 परमिशन चाहिए थे, 27 परमिशन। अब आप सीरी फोर्ट में एक शो कर रहे हो, 27 परमिशन लाए आप। 1858 सीटें हैं उसमें, 1858 सीटों में से लगभग 400 सीटें तो ऑन पेपर सरकार को देनी पड़ती थी, ये इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को, ये इस डिपार्टमेंट को, ये फायर डिपार्टमेंट को। और इसके बाद अपनी जो दादागिरी है उसमें अलग है। एसपी साहब का फोन आ गया, इनकम टैक्स कमिश्नर के यहां से फोन आ गया, हमारी मैडम गुलाम अली सुनना चाहती हैं, तो गुलाम अली मना करें तो करें, वो आप तो कहां मना करो, आपको तो अपना काम करना है, आपको देना ही पड़ेगा। तो पहली बार जब ये मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर के साथ और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप तो इंटरटेनमेंट के आदमी हो, शो बिजनेस के आदमी हो, कम से कम आपको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने बात की और मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं सरकारें उन दिनों देखता, मुझे पता नहीं सरकार कैसे काम करती है, मैं ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ। सेक्रेटरीट जाए हुए मुझे 2-2 महीने हो जाते हैं। जब कभी चीफ मिनिस्टर बुलाते हैं, बहुत ज़रूरी बात होती है, तो मैं जाता हूँ, ना उनके घर जाता हूँ या ऑफिस जाता हूँ, या वो मेरे घर आते हैं, या जितने दोस्त हैं वो घर आते हैं। लेकिन मैं गया, सीएम ने उनकी बात सुनी, डिप्टी सीएम ने उनकी बात सुनी, और पहले से ऑफिसर्स को बुला रखा था, और ये देखा कि इनमें कौन कौन सी परमिशन ऐसी है जो गैर जरूरी हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। और पहली मीटिंग में 27 में से 12 परमिशन क्रैश कर दी गई कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, करिए आप आराम से, पहली मीटिंग में। और पहली मीटिंग में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बची हुई परमिशन 3 महीने के अंदर अंदर मुझे सिंगल विंडो में ला कर दीजिए, एक आदमी एक जगह अप्लाई करे और वहां से परमिशन का कागज लेके चला जाए। फायर से भी आप लीजिए, पुलिस से भी आप लीजिए, बाकी चीनों से भी आप लीजिए, जहां से लेनी है आपको परमिशन लीजिए। ये आदमी गुलाम अली का कंसर्ट कराएगा, पंकज उदास की नाइट कराएगा, कवि सम्मेलन कराएगा, कि ये जगह जगह घूमता फिरेगा। और दूसरा बड़ा निर्णय उन्होंने ये करा कि दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक, किसी फ्री पास के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। सीएम को भी अगर शो देखना है तो वो पास खरीदे, या वो मांगे कि जी मैं पास मुझे चाहिए, अगर फ्री मिल रहा हो तो मुझे दे दीजिए। लेकिन वो इसके लिए नहीं है कि आप एंटाइटल्ड आपने कर रखा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को इतने जाएंगे, पीडब्ल्यूडी को इतने जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को इतने जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? तो ये पहला काम उन्होंने किया। ऐसे ही एक यहां पर जो दिल्ली के व्यापारी हैं उनको पता हो कि एक टी फार्म आता था, बड़ा मुश्किल था उसे भरना, बहुत मुश्किल काम था। उसको डाइल्यूट करके
सरल 2 करके एक फार्म, T2 फार्म को डाइल्यूट करके सरल 2S2 करके एक फार्म बना दिया गया, जिसे आप मोबाइल पर भरकर भेज सकते हैं। आप मोबाइल से भर के भेज दीजिए, और कोशिश की जा रही है कि पूरी सरकार को टेक्नोलॉजी बेस बनाया जाए। तकनीक जहां जहां है वहां वहां कानून है। जैसे हम भारतीय हैं, यहां बहुत खराब गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन अमेरिका में, कनाडा में हम लोग सबसे अच्छे ड्राइवर हैं। उसका कारण है कि आपने जैसे ही गाड़ी ओवर स्पीड की, आपको $100 का टिकट आपके घर पहुंच जाता है, और जैसे ही $100 का आपके घर टिकट पहुंचता है, घरवाली आपको गाली देती है कि देखो तुम ये 6,000 रुपये का नुकसान कर आए। और जब आप घर पे फ़ोन करते हैं, होशियारपुर माँ पूछती है कि कैसे, मन कैसे ख़राब है, कि बोले अम्मा $200 का नुकसान हो गया, गाड़ी तेज़ चला रहा था। तो आपको पता चल जाती है कि गांव में भी चलाओ, जंगल में भी चलाओ, ये लगा हुआ है, ये देख लेगा, एक बार चेक कर लेगा और उसके बाद आपके घर भेज देगा, और साल में रिन्यू होना है। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो किसी भी पटपड़गंज में आपने क्रॉस कर दिया, दिल्ली पुलिस का कोई आदमी आया, आपने उससे कहा मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, फिर आप उसे बताएंगे कि मेरे फूफा जी के सगे भाई का देवर जो है चचेला इस समय वहाँ विधायक है, पार्षद है, और वहाँ से फ़ोन कराएंगे भाई साहब ये कह रहा है। तो ये आपने टेक्नोलॉजी बेस बना दिया। जैसे मुझे याद है कि जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए जाता था, तो मेरे कस्बे से हापुड़ से एक ट्रेन जाती थी, नौचंदी एक्सप्रेस, संगम जाती थी। उसमें हम रिजर्वेशन करवाने जाया करते थे। तो स्टेशन पर जो रिजर्वेशन क्लर्क होता था, वो रिजर्वेशन एक उसमें भरता था अपने रजिस्टर में, पुराने लोगों को याद होगा। वो रजिस्टर उसकी तरफ होता था, आप बाहर की तरफ होते थे। आप उससे कहते थे भाई साहब वो 26 तारीख का इलाहाबाद का रिजर्वेशन देख लीजिए 3 टायर में, वो यूँ खोलता ना है, भर गया, सब देख लीजिए, देख रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो देख रहा हूँ। फिर आप उससे दूसरे आदमी से कहते थे बाहर दलाल से कि यार दिलवा दे, वो आपसे 100 रुपये लेता था और आपका नाम का टिकट ला के दे देता था। लेकिन जब कंप्यूटर आया रिजर्वेशन में, और अगर आज आपने राजधानी एक्सप्रेस में कोई लोअर बर्थ, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी की अपने नाम बुक कर दिए और आपको उसका प्रिंट आउट मिल गया है, तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी कानूनी हक नहीं है कि आपसे वो बर्थ ले सकें। ये कंप्यूटर ने तय किया है, टेक्नोलॉजी ने तय किया। तो अगर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मुझे आपके व्यापार और ट्रेड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने एक छोटा सा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट दिल्ली में किया है। इसमें जो भी आपको लगता हो कि ये सुझाव हैं, ये कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बात की आपकी इसी यूनिट से, और मैंने उनसे कहा कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग पॉइंट जिस तरह से हैं, आप जाइए कुआलालंपुर जाइए, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, हर जगह शहर के बाहर हैं। क्या हाँ दिल्ली में ऐसा हो सकता है कि दिल्ली के जो 7 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ऐसे डायरेक्ट सेलिंग पॉइंट हों, जहाँ जो ब्रांड्स हैं वो अपने खुद वहाँ अपनी शॉप वहाँ लगाएं और लोग वहाँ सस्ते में सामान ले सकें। यानी कि जैसे आप न्यूयॉर्क में अगर किसी दुकान पे जाइए जो केवल घड़ियों की दुकान हो, वहाँ आपको फॉसिल की घड़ी या लॉन्जाइनस या राडो कोई भी आपको $300 की मिलेगी। लेकिन आप TGI में जाइए जो हर जगह खुला हुआ है, हर एग्जिट के बाहर TGI है, वहाँ हो सकता है आपको वही घड़ी $70 में मिल जाए। तो ये जो बीच का मार्जिन है, इसका मतलब ये बड़े शोरूम्स में जा रहा है, बाकी चीज़ों में जा रहा है। अगर कंपनी खुद करे, क्या ऐसा प्रस्ताव हो सकता है या कोई और प्रस्ताव हो सकता है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारी और आपकी इस तरह की मुलाकात होती रहेगी। और ये बड़ा प्रोजेक्ट है। और मैंने तो आज ये भी सुझाव दिया कि अगर हिंदुस्तान के जो बिजनेस स्कूल हैं, B क्लास और A क्लास बिजनेस स्कूल हैं, उनके फाइनल सेमेस्टर के लड़के लड़कियां अगर यहाँ आ सकें और उनके लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकें जहां उनको एक छोटा सा कैपिटल मिल जाए। जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने, उन्होंने कहा कि अगर किसी लड़के का या लड़की का किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाता है और वो वहां की फीस नहीं दे पा रहा है, उसके पास कलेक्टर रखने के लिए कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है, उसके माँ बाप भी साइन करने को तैयार नहीं है, बट वो दिल्ली का डोमिसाइल होना चाहिए, तो उसे दिल्ली गवर्नमेंट एडमिशन और ट्यूशन फीस के 4 साल के 10 लाख रुपए बिना इंटरेस्ट के देने को तैयार है। कोई जमानत नहीं लेती और उनको दे देती है कि जहां चाहे वो पढ़ सकते हैं। अब बाबू लोग क्या कहते हैं, जो ये IAS लॉबी में बड़ा जबरदस्त मामला है इनके यहाँ, बड़ा मैं देखता हूं कि 92 बैच का IAS अगर चुटकुला सुना दे तो 90 बैच का नहीं हंसता। हाँ, वो सोचता है कि जूनियर ने सुनाया, इस पे क्या हंसना, मतलब वो 2 साल बाद जब उसका प्रमोशन हो जाएगा तब हंस लेगा, बोले अच्छा वो चुटकुला सुनाया था उन्होंने, इस पे हंस रहा हूँ। उनमें बड़ा टेंट्रम है। तो उन्होंने समझाया सरकार को कि देखिए साहब, इसमें तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, लोग पैसा नहीं देंगे। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि जिस लड़के लड़की का IIM में एडमिशन हो गया, जिसका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में एडमिशन हो गया,
जिसका निफ्ट में एडमिशन हो गया जिस लड़की का, वो पढ़ने लिखने के बाद, डिजाइनर बनने के बाद, क्या दिमाग में उसके इतनी चोरी होगी कि वो दिल्ली सरकार का 10 लाख रुपया नहीं देगी, और वो भी 15 साल तक देना है? क्या ऐसा हो सकता है? अधिकारी हो सकता है वो ऐसा सोचते हो क्योंकि उनको आदत है उस तरह की चीजों का, लेकिन आम आदमी को ऐसी चोरी की आदत नहीं है। वो तो बेचारा ईमानदार है, उसको जिसने सहायता की है वो पलट के उसे देना चाहता है। तो क्या ऐसा कोई एक बैंक बन सकता है, फाइनेंस बैंक, कि यहाँ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो इन फ्रेंचाइजीज के साथ काम करना चाहते हो या इनके साथ प्रयोग करना चाहते हो, नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, वो कर सके? मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इतनी शांतिपूर्ण तरीके से मेरी बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।